हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पहला क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ए गंगा, बी ब्यास, सी सतलज और डी नर्मदा। तो पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर है। ए है डल झील, बी है चिल्का झील, सी है बुलर झील और डी है लोकटक झील। तो ये डल झील पर है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर। ये जम्मू कश्मीर में है डल झील। और जो लोकटक झील है ये भी पूछा जाता है, ये मणिपुर में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है जो उड़ीसा में है। और बुलर झील ये भारत की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है और ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये चारों ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। ये पुस्टाज, बी स्टेपी, सी वेल्ड और डी डाउन्स। तो स्टेपी को कहा जाता है। ये घास का मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। पुस्टाज है ये हंगरी का है घास का मैदान। वेल्ड है ये दक्षिण अफ्रीका का है। और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है। तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। उसके बाद बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, ये बने एक ही साल में। तीनों ही उच्च न्यायालय बने, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य किस राज्य का है। तो ये उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में खास करके जो ब्रज क्षेत्र है वहां से संबंधित है। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया है। भरतनाट्यम तो ये तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। कथक उत्तर भारत का है। और सत्रिया असम का है। सत्रिया सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है। तो तीजन बाई का संबंध पिडवानी से है। सॉरी, ये पिडवाकी लिखा गया है, पिडवानी से है। पिंडवानी नृत्य से है उनका संबंध। और ये पिंडवानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल, सलास लिखा गया है, सॉरी, सलाल जो परियोजना है वो किस नदी पर है। तो सलाल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पर है। नो स्पिन किसकी आत्मकथा है। तो नो स्पिन है ये शेन वॉर्न की आत्मकथा है। ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज थे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और 1206 ईस्वी में वो गुलाम वंश की स्थापना करता है। यह मोहम्मद गोरी का दास है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जैसे वास्तविक शब्द लगेगा तो इसका आंसर बदल जाएगा और तब आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ वास्तविक नहीं है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल 1206 से 1210 में रहा। और 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में जो हिरण पार्क है उसी में, मृगदावन जिसको कहा जाता है। और ऋषिपत्तनम भी सारनाथ के लिए ही कहा गया है। तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया। तो वो दिया था श्रावस्ती में, जो कौशल की राजधानी थी, जहाँ के इनके समकालिक शासक प्रसेनजीत थे। गांधी सागर बांध किस नदी पर है।
ये चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध है न, वो चंबल नदी पर है। और ये गांधी सागर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और ये जो चंबल नदी है ये जमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है और ये उत्तराखंड में स्थित है। बाबर ने, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी है? बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी वो तुर्की भाषा में लिखी थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद मिस बेबरिज की थी। वो महिला है मिस बेबरिज, उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। फारसी में इसका अनुवाद बाबरनामा के नाम से अकबर के समय में जब अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी तो उस समय किया गया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है यानी यकृत है। और सबसे जो छोटी ग्रंथि पूछा जाता है वो पीयूष ग्रंथि है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका खोज जो किया था FG बैंटिंग ने किया था इंसुलिन की खोज। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है, चालक होता है, कंडक्टर, वो चांदी होता है, सिल्वर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 है, क्योंकि वहाँ जब आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करता है। और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और ये रीट जो जारी होता है, अधिकार परीक्षा है, परमादेश है, प्रतिषेध है, तो ये जो 5 रीट जारी होता है उसी को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और इस तरह जो संविधान की आत्मा पूछा जाता है तो वो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर का नाम आएगा तो संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाता है। भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, क्योंकि इनकी समय में ही ये शुरू हुआ। निम्न में से कौन सा शहर जमुना नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली जमुना नदी के किनारे है, कानपुर गंगा के किनारे है, वाराणसी भी गंगा के किनारे है, उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन वो क्षिप्रा नदी के किनारे है और यहाँ महाकाल मंदिर है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है। तो कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई नापी जाती है वो बिट्स से नापी जाती है। संविधान में संशोधन की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो संविधान में जो संशोधन की व्यवस्था है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से हम लोगों ने मूल अधिकार लिया है। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता है। जर्मनी से आपात उपबंध, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण सिद्धांत पर काम करता है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है लगभग सब बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट है। सिकंदर की आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो नंद वंश का शासक
था और शासक यहाँ के जो थे वो घनानंद थे। तो घनानंद के समय में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था और 326 ईसा पूर्व में वो बितस्ता या हाइडेस्पिज या झेलम, जो भी है एक ही नदी का नाम है। जैसे झेलम का जो वैदिक नाम है वो बितस्ता है और यूनानी भाषा में उसको हाइडेस्पिज कहा जाता है। तो तीनों युद्ध एक ही युद्ध है, 3 नाम से जाना गया है। और 326 में वो पोरस को हराता है। हालांकि उसकी सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर जाती है। ये भी कहा जाता है कि उसकी सेना को भी इस बात का डर था कि भारत में इधर मगध जो है यहाँ नंद वंश का शासक जिसकी बहुत बड़ी सेना है। हालांकि ये कथानक है, ये उतना सही नहीं है, सही भी है और पूरी तरह से सही नहीं भी है, क्योंकि जो विश्व विजेता था वो डरने वाला भी नहीं था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर भारत में कितना दिनों तक रहा था। तो 19 महीने वो सिकंदर भारत में रहा था। और सिकंदर के गुरु भी पूछा जाता है तो अरस्तु थे। सिकंदर इनके पिता फिलिप द्वितीय थे। और 323 में ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई। यूनानी था। भारत पर जो दूसरा आक्रमण यूनानी आक्रमण के रूप में हुआ। भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो ईरानी आक्रमण था, हखमनी वंश के शासकों ने किया था, डेरियस प्रथम ने किया था। दूसरा यूनानी आक्रमण था। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आप जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और पहला तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे और अंतिम और 24वें थे वो महावीर थे। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ओके फ्रेंड, फिर किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।